गैरसैंण में होने वाला विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र अब देहरादून में होगा। इस सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाना था। पुष्कर सिंह धामी सरकार की जो पूरी योजनाएं हैं वो इस सत्र में झलकनी थी, लेकिन एक तकनीकी कारण से अब इस सत्र को देहरादून में किया जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं गैरसैंण की। गैरसैंण एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तराखंड के निवासियों के लिए भावनात्मक मुद्दा है। वैसे सिर्फ गैरसैंण ही भावनात्मक मुद्दा नहीं है, कई और भावनात्मक मुद्दे हैं और किसी भी राज्य में या किसी भी देश में कई राजनीतिक और कई भावनात्मक मुद्दे होते हैं। जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं उन पर जब भी कोई फैसला होता है तो उसको बहुत सोच समझकर लिया जाता है। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने तक की कहानी भी कोई आसान कहानी नहीं है। कई मुख्यमंत्रियों को इसके लिए परीक्षा से गुजरना पड़ा। कई विधायक और मंत्रियों ने इसके लिए लॉबिंग की, कई प्रकार के हथकंडे अपनाए गए और तब जाकर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनी। हम चरणों को बताने की कोशिश करेंगे कि गैरसैंण का जो आज स्वरूप है वो वास्तव में कितने चरणों को पार करके यहां तक पहुंचा है। लेकिन अपने इस प्रकरण पर हम आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सीधा राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के हृदय में सीधा सीधा बसे हुए हैं। गैरसैंण उन्हीं मुद्दों में से, उन्हीं कई वजहों में से एक मुद्दा है। गैरसैंण की कहानी यूं तो कई दशकों पहले शुरू हुई थी। उत्तराखंड बनने के बाद भी गैरसैंण को लेकर तमाम तरीके की राजनीति, तमाम तरीके के आंदोलन होते रहे। लेकिन गैरसैंण आज जिस स्थिति में है, गैरसैंण भवन बन के जो तैयार हुआ है, उसके इर्द गिर्द का विकास का जो खाका खींचा गया है, उसके पीछे की कहानी वास्तव में 2012 से शुरू होती है। 2012 वो वर्ष था जब बीजेपी के हाथों से सत्ता कांग्रेस ने छीन ली थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी विजय बहुगुणा को मिल चुकी थी। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर हरीश रावत के कहने पर, हरीश रावत के दबाव के चलते गोविंद सिंह कुंजवाल को स्थापित किया गया था। अब बात होने लगी थी पहाड़ के मुद्दों की। पहाड़ के मुद्दों की बात बीजेपी की सरकार में भी होती थी, लेकिन सत्ता गोविंद सिंह कुंजवाल, इनडायरेक्टली हरीश रावत के पास हुआ करती थी और गैरसैंण के मुद्दे पर विजय बहुगुणा की सरकार पर दबाव बनाया जाता था। गोविंद सिंह कुंजवाल प्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाते थे। उनको सहयोग करने के लिए प्रदीप टमटा थे। प्रदीप टमटा उस समय विधायक थे सोमेश्वर क्षेत्र से। इन दोनों लोगों की जुगलबंदी विजय बहुगुणा पर भारी पड़ रही थी। इन दोनों के अलावा कई और लोग थे जो गैरसैंण की पैरवी कर रहे थे और इस अघोषित आंदोलन को पीछे से लीड कर रहे थे हरीश रावत। आमतौर पर आंदोलनों को आगे से लीड किया जाता है, लेकिन राजनीति में कई आंदोलनों को, कई मोर्चों को पीछे से भी लीड किया जाता है। गैरसैंण इन्हीं में से एक मुद्दा था। जब हरीश रावत, गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रदीप टमटा की तिकड़ी ने मिलकर बहुत ज्यादा दबाव विजय बहुगुणा पर बनाया तो एक दिन विजय बहुगुणा सुबह सुबह गोविंद सिंह कुंजवाल के घर पहुंच चुके थे। वहां पर दोनों के बीच में मंथन हुआ, बातचीत हुई। बातचीत में यह तय हुआ कि एक कैबिनेट बैठक गैरसैंण में की जाए। हालांकि गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रदीप टमटा इतने में संतुष्ट नहीं थे। इस बातचीत में हालांकि प्रदीप टमटा नहीं थे, लेकिन उनके गैरहाजिर होने के बावजूद भी वहां पर गैरसैंण का मुद्दा जोर शोर से चल रहा था। वहां पर तय हुआ कि गैरसैंण के लिए अब कुछ बजट को रिलीज करने का समय आ गया है। गैरसैंण पहाड़ की भावनाओं का केंद्र है, इसलिए वहां पर विधान भवन बनाया जाना चाहिए। इसका खाका गोविंद सिंह कुंजवाल और विजय बहुगुणा की मुलाकात में ही खींचा जा चुका था।
अब गैरसैंण में सबसे पहले तो मंत्रिमंडल की बैठक की पूरी तैयारी होने लगी। कांग्रेस अब पहाड़ के मुद्दों की बात पहाड़ में करने की बात कर रही थी। गैरसैंण में अब एक मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन होना था। मंत्रिमंडल की वो बैठक विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में गैरसैंण में हो गई। यहीं पर खाका खींचा गया कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक योजना विधान भवन के लिए तैयार की जाए। उसके लिए जो तमाम नक्शे बनाने हैं, जरूरी मंजूरियां लेनी हैं, उसका भी खाका खींच लिया गया और विजय बहुगुणा कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने में कामयाब हो गए कि गैरसैंण की जो बुनियाद है वो उन्हीं के हाथों डाली गई। हालांकि दबाव हरीश रावत, प्रदीप टम्टा और गोविंद सिंह कुंजवाल लगातार बनाए हुए थे, लेकिन विजय बहुगुणा अपनी इस योजना को मूर्त रूप में ले आते उससे पहले ही उनको अपदस्थ कर दिया गया। हरीश रावत और उनके सहयोगी विधायक और मंत्रियों ने मिलकर विजय बहुगुणा का तख्ता पलट कर दिया। अब सत्ता सीधे सीधे हरीश रावत के हाथ में आ गई। यह समय था फरवरी 2014 का। हरीश रावत अब पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रहे थे केदारनाथ पुनर्निर्माण के कामों में और साथ साथ पहाड़ के मुद्दों को भुनाने की कोशिश गैरसैंण के नाम पर भी हो रही थी। सब लोग इस बात को लेकर देखना चाहते थे कि हरीश रावत जो दबाव विजय बहुगुणा पर बना रहे थे, अब गैरसैंण के लिए वो क्या करते हैं। बात हुई कि गैरसैंण में विधान भवन बनाने से पहले एक सत्र आयोजित किया जाना है। कुंजवाल साहब, प्रदीप टम्टा इसकी पैरवी लगातार कर रहे थे। हरीश रावत ने भी हरी झंडी दे दी। सरकारी तंत्र को तैयार रहने के आदेश दिए गए, लेकिन सरकारी तंत्र इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। सरकारी तंत्र ने हाथ खड़े कर दिए और स्पष्ट कह दिया कि गैरसैंण में विधान सभा का सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता। कई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताई गई, बुनियादी सुविधाओं की कमी बताई गई और इसमें एक और गुट कांग्रेस का था जो शामिल हो गया, जिसने गैरसैंण में विधानसभा सत्र को आयोजित नहीं करने के लिए अपनी सहमति दी थी। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। हरीश रावत संभवतः इस बात के लिए तैयार हो गए थे, मान गए थे कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण गैरसैंण में सत्र नहीं हो सकता। लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल अड़े रहे। उन्होंने सरकारी मशीनरी को दरकिनार कर दिया। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया, उनको जिम्मेदारी सौंपी और स्पष्ट कहा कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित करना उनकी साख का, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। उदयपुर से टेंट मंगाए गए। विधान भवन बनाने के लिए मेरठ के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों से संपर्क किया गया जो तंबू लगाने का काम किया करते थे। सरकारी मशीनरी को भी आगाह कर दिया गया कि अब सत्र गैरसैंण में ही आयोजित किया जाएगा। यह एक ट्रायल था। ट्रायल ना सिर्फ सरकारी मशीनरी को पहाड़ तक पहुंचाने का था, बल्कि यह ट्रायल जन भावनाओं को देखने का भी था कि जनता क्या विश्वास कर पाती है हरीश रावत और उनकी सरकार पर, या वैसे ही हरीश रावत को वो किनारे कर देंगे जैसे बाकी मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड की जनता ने बेदखल किया है सत्ता से। खैर, विधानसभा का सत्र 3-4 दिन का तय हुआ था, लेकिन 2-2.5 दिन में ही विधानसभा का सत्र खत्म कर दिया गया। लेकिन एक इतिहास विजय बहुगुणा जो लिखने की कोशिश कर रहे थे, उस इतिहास को हरीश रावत ने अपने नाम दर्ज करा दिया। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित हो चुका था। एक इतिहास हरीश रावत की सरकार भी बना चुकी थी। इतिहास बनाने की शुरुआत विजय बहुगुणा ने की थी, उसको आगे बढ़ाने की शुरुआत हरीश रावत ने की। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। विधान भवन के निर्माण का रास्ता साफ होता गया। सरकारी एजेंसी NBCC इस पूरे काम में लगी हुई थी जो विधान भवन को तैयार कर रही थी। इस बीच चुनाव की घोषणा होती है 2017 की। जब चुनाव सर पर हो रहे होते हैं, उस समय हरीश रावत पहाड़ की आन बान शान की बात किया करते थे। लेकिन हरीश रावत चुनाव लड़ने के लिए पहाड़ की तरफ नहीं गए, बल्कि वो ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार 2 जगह से चुनाव मैदान में उतरे। गोविंद सिंह कुंजवाल अपनी परंपरागत सीट जागेश्वर से ही चुनाव लड़ने पहुंचे।
सोमेश्वर से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे प्रदीप टम्टा, जो उनकी परंपरागत सीट हुआ करती थी। गोविंद सिंह कुंजवाल 2017 में बहुत मुश्किल से अपनी सीट बचा सके, जबकि प्रदीप टम्टा और हरीश रावत चुनाव हार गए। अब बारी कांग्रेस के हाथ से बीजेपी के पास आ गई थी। बीजेपी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की बात कही थी। अजय भट्ट प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, लेकिन अजय भट्ट खुद रानीखेत क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कई महीनों की मशक्कत के बाद यह तय हुआ कि गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाना है। शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया। अब की सरकारें ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित नहीं कर पा रही, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के महीने में गैरसैंण में आयोजित कर दिया। बजट भी वहां पे पास करने की कोशिश हुई, जो अनुपूरक बजट होता है, और तमाम चीजें वहां पर हुई। कई कानूनी गतिविधियां जो होती हैं, वैधानिक गतिविधियां जो होती हैं, वो भी वहां पर पास करने की कोशिश हुई। अब विधान भवन में बहुत सारी सुविधाएं हो गई थी। उसके आसपास रहने के लिए खाका खिंच चुका था। जो व्यवस्थाएं हरीश रावत के समय में नहीं थी, वो सारी व्यवस्थाएं अब गैरसैंण में उपलब्ध हो गई थी, और गैरसैंण के नाम पर बीजेपी भी अब आगे बढ़ रही थी। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का दबाव त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर था, क्योंकि घोषणा पत्र में वो बिंदु छिपा हुआ था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। साल 2020 का समय था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन बताया जाता है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ना तो अपने सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्यों से बातचीत की, ना बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की, ना ही आलाकमान से इस पर कोई स्पष्ट निर्देश लिए। लेकिन वो गैरसैंण पर एक बड़ा दांव खेल चुके थे, और गैरसैंण में जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई तो पूरे क्षेत्र में उल्लास मनाया गया। होली और दीपावली एक साथ मनाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत कई चीजों को लेकर पार्टी के निशाने पर आ गए। खास तौर पर कई विधायक, कई मंत्रिमंडल के सदस्य उनसे इस बात को लेकर नाराज हो गए कि इतनी बड़ी घोषणा से पहले उन्हें भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था। लेकिन अब घोषणा विधान भवन के भीतर हुई थी, विधानमंडल के भीतर हुई थी, और इस घोषणा पर अब काम शुरू होने जा रहा था। हालांकि यह काम आगे बढ़ता, इस पर कोई आगे की कार्रवाई होती, मजबूती के साथ गैरसैंण में पूरा तामझाम पहुंचता, उससे पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हो गई। हालांकि उस विदाई से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का भी एक विवादास्पद फैसला लिया था। इसके बाद तो वो कईयों के निशाने पर सीधे सीधे आ गए थे। जो गैरसैंण विधानसभा का सीधा विरोध नहीं कर पा रहे थे, ग्रीष्मकालीन राजधानी का सीधा विरोध नहीं कर पा रहे थे, वो गैरसैंण कमिश्नरी का खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगे। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई, और अब हम देखते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के हाथों में राज्य और बीजेपी की कमान है। एक मौका बीजेपी के पास था, पुष्कर धामी के पास था कि वो गैरसैंण में सत्र करते और एक नया इतिहास लिखते, लेकिन एक तकनीकी कमी के कारण यह सत्र गैरसैंण में नहीं हो पा रहा है। अगर गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित होता तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कई सरकारी एजेंसियों का ध्यान भटकता, उनकी एनर्जी भटकती, और उनकी फोर्स को भी दो जगह मशक्कत करनी पड़ती। इससे अव्यवस्था फैलने का खतरा ज्यादा था, बजाय इसके कि उन्हें ज्यादा क्रेडिट मिलता। इसलिए इस सत्र को फिलहाल देहरादून में ही आयोजित करने की बात कही गई है। 14 जून से ग्रीष्मकालीन सत्र देहरादून में होगा, जहां पुष्कर सिंह धामी की सरकार अपना पहला पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत करेगी। देखना यह होगा कि गैरसैंण के नाम पर जो राजनीति होती आ रही है वो कितनी आगे बढ़ेगी, उस राजनीति पर कितना विराम लगेगा, और आने वाले समय में जो भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश कई दल, कई व्यक्ति करते हैं, वो इस मुद्दे को कितना
भुना पाएंगे। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।